हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। आज की वीडियो में हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। सुनते जाओ कहानी की तरह। तो मान लो एक सर्किट बना रहा हूँ मैं आपके सामने। ये सर्किट है, इसमें मैंने बैटरी जोड़ दी। हाँ, ये सर्किट बना रहा हूँ एक, बैटरी जोड़ दी मैंने। ये बैटरी है, बैटरी में क्या होता है, वोल्ट होता है। और इस सर्किट में ना एक रजिस्टर है। ऐसे जिगजैग लाइन ना रेजिस्टेंस को शो करती है। ये सिंबल है बस एक रेजिस्टेंस को दिखाने का, ठीक है। ये सर्किट में रेजिस्टेंस है, और ये बड़ी वाली लाइन प्लस साइड होती है, प्लस साइन होता है। छोटी वाली लाइन नेगेटिव साइन होता है। तो ये वो बैटरी है, तो इसमें वोल्टेज होगा, और वोल्टेज है तो करंट फ्लो हो रहा होगा। और ये कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक सर्किट है। तो हमें ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ हमें क्या कहता है? ओम्स लॉ पढ़ा था ना हमने प्रीवियस वीडियो में। ओम्स लॉ हमारा कहता है V इक्वल्स टू आई आर। ये हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। इसको याद रखो। तो हम ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से हम ये रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये जो आर है, कितना रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। और इसका क्या होता है? यूनिट होता है इसका ओम। ये ओम का साइन होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ओ एच एम ओम आप ऐसे लिख लो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, ऐसे ये वाला सिंबल, या फिर ये डायरेक्ट। तो आपने देखा कि ओम्स लॉ से हम ये जो सर्किट में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। अब जरा एक चीज आप ध्यान रखना है यहाँ पर, कि यहाँ जो बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है वो जरा ध्यान रखना, कि अब आप ये जो फॉर्मूला हमने ओम्स लॉ से निकाला रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। तो ये फॉर्मूले से ऐसे दिख रहा है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, फॉर्मूले से ऐसे दिख रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा दिख रहा है ना, कि भाई मैं अगर वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। क्योंकि आप देखोगे हमने ओम्स लॉ जब पढ़ा था डिटेल में, पहले ओम्स लॉ वाली वीडियो देख लेना, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होता है। क्योंकि आप ये देख सकते हो वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होता है। तो ऐसे जो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में, इसमें आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि फॉर्मूले में ऐसे दिख रहा है कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज में अगर इंक्रीज करूंगा, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है कांस्टेंट? कि भाई अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साथ साथ करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ओवरऑल कांस्टेंट ही रहेगा, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है। रेजिस्टेंस जो होती है, ध्यान रखना, वो कांस्टेंट रहती है। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज के इंक्रीज करने में या वोल्टेज के डिक्रीज करने से चेंज नहीं होती, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब सवाल पैदा होता है, पहले तो ये मान लो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ से क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। और ये फॉर्मूला ऐसा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। मैंने एक्सप्लेन किया ऐसा नहीं होता, क्योंकि वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करते हैं तो साथ साथ करंट भी इंक्रीज होता है। तो ये रेशियो पूरा कांस्टेंट ही रह जाता है। वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो ये करंट भी इंक्रीज हो गया, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट ही रह गया। ठीक है, ये बात क्लियर कर लो अपने दिमाग में, ये सबसे ज्यादा डाउट रहता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस चेंज होती कैसे? भाई हमें ये तो पता चल गया वोल्टेज के इंक्रीज होने से तो रेजिस्टेंस चेंज हो नहीं रही। तो रेजिस्टेंस फिर चेंज होगी कैसे? जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है? तो रेजिस्टेंस जो है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है? तो रेजिस्टेंस मान लो वो जो ये तो सिंबल था जो मैंने दिखाया था, ये जिगजैग लाइन, ये तो रेजिस्टेंस को शो करने का एक सिंबल है। अब मैं रेजिस्टेंस को जूम कर रहा हूं तो वो ऐसे ना सिलेंड्रिकल शेप का है रेजिस्टेंस, मान लो ऐसे कोई सिलेंड्रिकल शेप का ये रेजिस्टेंस है आपका। वो जो जिगजैग लाइन बना रहा था ना, वो तो हम सर्किट डायग्राम में, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस को शो करने का, सिंबल ऑफ रेजिस्टर। तो वैसे एक्चुअल में अगर हम उसको जूम करें तो सिंबल है। तो रेजिस्टेंस मान लो ऐसा कोई आपका ये रेजिस्टेंस है, और ऐसे इसमें से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। देख रहे हो ना ये भाई, ये करंट है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा ना। अगर करंट की डायरेक्शन हमें पता है कि हम पॉजिटिव से लेते हैं, एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, पर हम करंट की डायरेक्शन, क्योंकि साइन कन्वेंशन ये कहता है कि पॉजिटिव से लो, तो हम यहाँ से लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, तो ये करंट ऐसे रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है ना। तो वही मैं दिखा रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा है।
तो ये रेजिस्टेंस है, ये जो मैंने सिलेंड्रिकल शेप का बनाया उसमें से पिंक कलर का ये करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हमने देख लिया कि भाई रेजिस्टेंस वोल्टेज के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से तो चेंज हो नहीं रहा, तो अब रेजिस्टेंस चेंज कैसे होगा? तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, जैसे मान लो ये जो रेजिस्टेंस है आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अभी चेंज कैसे होगा? तो अब रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर ये जो लेंथ है रेजिस्टेंस की, ये जो लेंथ यहां से यहां तक है, लेंथ है ये रेजिस्टेंस की, रेजिस्टर की लेंथ है। तो अगर मैं ये लेंथ इंक्रीज कर दूं, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं, ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस की लेंथ को, रेजिस्टर जो आपका है, रेजिस्टर बोलेंगे ना, ये जो रजिस्टर है, एक ये डिवाइस मान लो, इसकी अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूं, तो मतलब रेजिस्टर का काम क्या होता है? अब बेसिक डेफिनेशन रजिस्टर की क्या होती है? जो करंट को रोकता है, जो करंट की इस फ्लो को रोकता है। ये तो पता है ना, रेजिस्टेंस एक इंग्लिश का शब्द भी है, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रेजिस्टेंस मतलब कोई जब किसी चीज को हम रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट फ्लो को रोकता है, इट स्टॉप्स, या फिर बोलो रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ। ये तो रेजिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन होगी कि रेजिस्टेंस क्या करता है? स्टॉप करता है, या फिर हम बोल ले रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। तो अगर मैं ये जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, इसकी अगर लेंथ बढ़ा दूं, तो इसका मतलब इसकी लेंथ बढ़ गई, यानी ज्यादा टाइम तक, ध्यान से देखो ना, कॉमन सेंस से देखो, इसकी अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो इसका मतलब ये ज्यादा करंट को रोक पाएगा। भाई लेंथ बढ़ गई, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हमारा ये पिंक लाइन करंट दिखा रही है, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं ये लेंथ बढ़ा दूंगा रेजिस्टेंस की, रजिस्टर की, तो इसका मतलब लेंथ अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो क्या होगा? तो इसका मतलब करंट, लेंथ अगर इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ गई, तो यानी कि करंट क्या हुआ? करंट कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही होता है टू स्टॉप या रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो आप ये कॉमन सेंस से भी विजुलाइज भी कर सकते हो कि अगर मैं रजिस्टर, जो कि एक डिवाइस है जिसका काम ही है कि करंट के फ्लो को रोकना, तो वो अगर उसकी मैं लेंथ बढ़ा दूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, करंट यहाँ से गुजर रहा है क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ गई, तो इसका मतलब करंट यहाँ पर और स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा फ्लो, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो आप हमें पता चल गया, जो हम सोच रहे थे कि भाई रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर हम उसकी लेंथ, रजिस्टर की लेंथ इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। दूसरा, और कैसे चेंज होता है? देखो, पहला, अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और कैसे चेंज हो सकता है रेजिस्टेंस? कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्या, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या बोलते हैं इसको हम? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये सर्कल सा है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया जो है ना, सर्कुलर फॉर्म में, इसको सर्कुलर विजुलाइज करो, ऐसे मैं सर्कुलर बना देता हूँ उसको, ये सर्कुलर शेप का आपका सिलेंड्रिकल शेप है बेसिकली, और ये जो एरिया जहां से करंट घुस रहा है ये तो सर्कल शेप का, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर के अगर हम एरिया, मतलब ये जो एरिया है जहां से करंट जा रहा है, ये सर्कुलर शेप जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, अगर ये इंक्रीज कर दूं तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट के पास ज्यादा एरिया मिल गया फ्लो करने का, तो करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो हमें एक और चीज मिल गई कि अगर हम ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेजिस्टर इंक्रीज कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया, अगर हम इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना, क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो कर पाएगा, उसके पास बड़ा एरिया मिल गया। ये एरिया जो है जहां पर करंट घुस रहा है उसको हम बड़ा कर दें, इंक्रीज कर दें, तो मतलब करंट के पास ज्यादा जगह मिल गई करंट को फ्लो करने के लिए, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। करंट और रेजिस्टेंस तो अपोजिट है, तो करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई। तो देख लो, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हमें दो चीजें मिल गई कि भाई अगर हम रेजिस्टेंस की लेंथ इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और एरिया अगर हम इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है। एक और तीसरी चीज जिसपे रेजिस्टेंस हमारा चेंज होता है वो होता है मटेरियल। ये जो आपका रजिस्टर है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना, इस पे भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि बढ़ेगा या घटेगा, किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है। तो जिस मटेरियल का वो बना हुआ है उसको हम बोलते हैं, मतलब कुछ आपके मटेरियल ऐसे हैं जो करंट को रोकते हैं, जैसे रबर है, नॉन मेटल्स हैं, आपको पता है वो करंट के फ्लो को रोकते हैं, तो यानी कि करंट का फ्लो को रोकते हैं, यानी कि उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इन मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। लेकिन कुछ आपके मटेरियल हैं जैसे मेटल्स वगैरह, वो करंट के फ्लो को बढ़ाते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ डेफिनेशन देख लो, रेजिस्टेंस का काम ही होता है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। तो आपको एक और चीज पता चल गई, रेजिस्टेंस का चेंज किससे होता है, ये मटेरियल, कि भाई ये जो मटेरियल, किस मटेरियल से ये रजिस्टर बना हुआ है आपका, तो इस मटेरियल को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ये एक साइन होता है रो,
रो साइन हम इसको बोलते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं रो। ये ऐसा पी टेढ़ा लंबा सा पी है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की इंक्रीज करूं, रेजिस्टिविटी मतलब वो रेजिस्टिविटी अगर उसकी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज है मतलब वो मटेरियल ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब वो करंट को कम फ्लो होने देता है। तो ये इस तरीके ये जैसे रबर, नॉन मेटल, इनकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। नाम से समझ लो, रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा वाला मटेरियल, रेजिस्टिविटी। तो जिसकी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मोर होती है, उनका रेजिस्टेंस भी, जैसे एग्जांपल देख लिया रबर, नॉन मेटल, इनसे करंट आपका फ्लो नहीं करता जल्दी से, क्योंकि ये इन मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो हमें ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस बेसिकली इन तीन चीज़ों पे चेंज होता है कि भाई लेंथ अगर हम इंक्रीज करें, एरिया इंक्रीज करें, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी, अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये तीन चीज़ों पे हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है, डिपेंड करता है। तो हम इन तीनों से अब एक फॉर्मूला बनाएंगे। देखो एक फॉर्मूला तो हमने ओम्स लॉ से बना रखा है, ये वाला ओम्स लॉ से कौन सा फॉर्मूला बना रखा है हमने, ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, पहले तो ओम्स लॉ में यहाँ लिख देता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ होता है। इस ओम्स लॉ से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाली, V अपॉन आई। इस ओम्स लॉ से मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। और अभी मैंने बोला कि रेजिस्टेंस इनसे चेंज नहीं होता, बस ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई, ओम्स लॉ से हमने निकाला। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था शुरू में कि रेजिस्टेंस इनसे चेंज नहीं होता, इन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आएगा, रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट ही रहेगा, या फिर वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो भी रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट ही रहेगा। और इसका रीजन मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो ऐसा होता है कि अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज हो जाता है, और ओवरऑल ये रेशियो तो सेम ही रहता है, इसलिए रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट ही रहता है। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे तो डिपेंड करता नहीं है। तो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इन तीन चीजों पे। लेंथ कितनी है रेजिस्टेंस की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, और वो किस मटेरियल से बना है, यानी कि उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, इन चीजों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो हमने अभी क्या देखा कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे। मतलब देख लो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो एक चीज, एरिया अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रही है। और इसका कॉमन सेंस भी मैंने देख लिया कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट जहां से फ्लो हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बढ़ा दिया, तो मतलब करंट को ज्यादा जगह मिल गई फ्लो होने के लिए, तो इसका मतलब वो ज्यादा बहेगा। तो इसका मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि करंट अगर ज्यादा तेजी से बहेगा तो इसका मतलब रेजिस्ट वो कम कर पा रहा है करंट को, यानी इसकी रेजिस्टिविटी कम हो रही है। तो समझो ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस आपका किन किन पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डायरेक्टली, कि भाई जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस की लेंथ होगी उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टिविटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि भाई मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसे होती है। भाई मटेरियल अगर ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है जैसे रबर वगैरह, तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर कोई मटेरियल नॉन मेटल वगैरह है जो कि रेजिस्टिविटी कम फॉलो करते हैं, रेजिस्टिविटी कम होना मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर कि करंट बोल रहे हम, वो अच्छे से फ्लो हो रहा है। तो हमने ओवरऑल ये एक फॉर्मूला बनाया रेजिस्टेंस का कि रेजिस्टेंस इक्वल टू, ये रो बोलते हैं, ये साइन है, ग्रीक है रो, इसका मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। एल मतलब लेंथ ऑफ रेजिस्टर, लेंथ ऑफ रजिस्टर, और ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रजिस्टर। मतलब ऐसा होता है ना, रजिस्टर सिलेंड्रिकल शेप का अगर हम माने तो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ से ऐसे करंट हमारा फ्लो हो रहा है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रजिस्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रजिस्टर। और ध्यान रखना कई बार एरिया वो निकलवा लेता है, हमें पता है ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैथ्स वैथ सब दिमाग में रखो। तो आपको पता चल गया कि ये जो रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू इन चीजों पे डिपेंड करती है, लेंथ रजिस्टर की कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रजिस्टर का कितना है, और वो जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, यानी उसके अंदर से कम करंट फ्लो हो रहा है, यानी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है, यानी कि उसके अंदर से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, और यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम है। तो ये कुछ चीजों पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये जो पार्ट है रेजिस्टिविटी, अब इस पे देख लेते हैं, इसको फोकस करते हैं। जब दोबारा लिखता हूँ फॉर्मूला,
हमने रेजिस्टेंस का जो जिन जिन पे डिपेंड करता है उससे फॉर्मूला क्या बनाया, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारा फॉर्मूला बना, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बना। अब आपसे अगर कोई पूछे ये जो रेजिस्टिविटी है रो, इसका यूनिट क्या है, तो जरा मैं इस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखूं, जरा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालूं तो क्या बनेगा, R इंटू ए अपॉन एल, ये बनेगा। मैं यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, रेजिस्टिविटी की यूनिट जाननी है ना हमने, ये जो रेजिस्टिविटी है, जो ऐसा टेढ़ा सा पी साइन है, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसका यूनिट निकालना है। बाकी सबका यूनिट तो मुझे पता ही है, तो इसका यूनिट निकाल रहा हूँ मैं। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो अब जरा देखो यूनिट निकालते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, पता है हमें। एरिया का यूनिट क्या होता है, मान लो मीटर स्क्वायर, मीटर या सेंटीमीटर जो भी, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, तो हम मीटर मान के चलते हैं जनरल। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो हम इस रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल सकते हैं। ये 1 मीटर से 1 मीटर गया तो आपका यूनिट बच गया ओम मीटर। तो यानी कि ये जो रेजिस्टिविटी है इसका यूनिट हमें मिल गया ओम मीटर, ठीक है, यूनिट। तो कोई पूछे रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टिविटी इसकी यूनिट क्या हमने निकालनी है, यहाँ से देखो, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया ना हमने। रेजिस्टेंस का यूनिट डाला ओम, एरिया का यूनिट डाला मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट डाला मीटर, काट के देख लिया तो हमारी यूनिट आ गई ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, मन मार्क में पूछेगा आपसे, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। अब एक चीज ध्यान रखो, रेजिस्टिविटी हमें पता चल गई। अब एक चीज होती है कंडक्टिविटी, आपके कोर्स में है कि नहीं लेकिन फिर भी आप जान लो, एक चीज क्या होती है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी समझ आ गई ना, ओम मीटर उसका यूनिट है। बस एक लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद आपका ये रेजिस्टेंस का खत्म है। तो रेजिस्टिविटी हमने देख ली, इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई, रेजिस्टिविटी मतलब कि वो किसी जो भी मटेरियल है वो कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अगर कोई मटेरियल ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, कोई मटेरियल कम रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। और रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होता है तो करंट कम होता है, रेजिस्टेंस जब कम होता है तो करंट होता है। तो कॉमन है, रेजिस्टेंस मतलब एक इंग्लिश का शब्द है, रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोकने वाला, रेजिस्ट करने वाला, रोकना, रेजिस्ट मतलब रोकना, स्टॉप करना, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का एक अपोनेंट होता है, अपोनेंट नहीं मतलब एक उल्टी चीज। जैसे रेजिस्टिविटी क्या करता है, कोई चीज हम बोलते हैं कि अगर करंट फ्लो ज्यादा है, मतलब कोई मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो अगर किसी मटेरियल का फ्लो ऑफ करंट ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, मतलब वो ज्यादा करंट कंडक्ट कर रहा है वो मटेरियल, तो उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। बेसिकली आप बोल सकते हैं इसका अपोजिट, रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है कंडक्टिविटी। आप नाम से ही समझ पा रहे हो, कंडक्ट कर रहा है वो, करंट अच्छे से कंडक्ट कर पा रहा है, तो कंडक्टिविटी। और ये रेजिस्टिविटी नाम है इसका, तो ये रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टिविटी, इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्ट कर रहा है करंट को और ये कंडक्ट कर रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इनका एक और कंडक्ट, जैसे रेजिस्टिविटी का साइन होता है ना ये रो, ऐसे कंडक्टिविटी का साइन होता है ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा, और ये इसका साइन होता है रो, रो, ये ग्रीक सिंबल है सब, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है ये और कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा। और आप समझ चुके हो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, ठीक है। या फिर ये बोल लो कि कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, बात एक ही है, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, अभी अभी हमने रेजिस्टिविटी का यूनिट निकाला ओम मीटर, अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आएगा तो आप बता पाओगे, भाई एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है, तो कंडक्टिविटी का क्या होगा बताओ। तो देखो इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंडक्टिविटी का जो, ये पता नहीं आपके सिलेबस में है कि नहीं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना कंडक्टिव वाला पार्ट, पर सिंपल सा ऐसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बस ये रेजिस्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसका साइन ऐसे सिग्मा होता है। तो आप देख लो ये रेजिस्टिविटी तो आपके सिलेबस में है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है ओम मीटर, और कंडक्टिविटी का यूनिट पता क्या होता है, देख लो कंडक्टिविटी का यूनिट, ये जो ओम है ना इसको उल्टा एक डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं मो, ये देखो OHM की जगह MHO, तो मो, और ये मीटर ऊपर है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा सब कुछ, ये भी उल्टा हो गया और ये मीटर डिनोमिनेटर में चल गया, तो मो पर मीटर, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, मो पर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ये है, या फिर एक और आप इसका बोल सकते हो। देखो बहुत सारे हैं कंडक्टिविटी को लिखने के तरीका, एक तो ये मो पर मीटर, या फिर एक और यूनिट क्या हो सकती है, जो मो पर मीटर ऐसे नहीं लिखना तो आपको क्या लिख सकते हो, इसके लिए एक स्पेसिफिक है, ये ओम की जगह, यानी ये जो मो है इसको हम सीमन का एक नाम होता है, सीमन, S पर मीटर,
ओम की जगह आप सीमन भी लिख सकते हो, सीमन पर मीटर। तो ये 2 यूनिट है, वैसे मोस्ट कॉमनली कंडक्टिविटी की यूनिट सीमन पर मीटर, एस पर मीटर बोलते हैं, ठीक है। ये कंडक्टिविटी का आपका पूरा समझ आ गया, रेजिस्टिविटी का उल्टा है। बेसिकली आप रेजिस्टिविटी पे फोकस करो, ओम मीटर यूनिट है। तो ये पूरा खेल था रेजिस्टेंस वगैरह का। अब एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी। चलेगा, इस क्वेश्चन को देखो। अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई कोई वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो रेजिस्टेंस आपका 10 ओम है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ ऑन एरिया पे। तो कह रहा है जब लेंथ L है, एरिया A है और रेजिस्टिविटी के बारे में नहीं बोला, मतलब सेम ही रेजिस्टेंस, सेम ही मटेरियल है, दोनों मटेरियल सेम है। तो पहली केस ये बोल रहा है कि अगर किसी वायर की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 ओम। ये लिखा हुआ है 10 ओम, जब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है। तो फिर नेक्स्ट कह रहा है कि क्या रेजिस्टेंस होगा सेम वायर का, सेम मटेरियल की वायर है, इसलिए रेजिस्टिविटी की बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मटेरियल सेम है। रेजिस्टिविटी मटेरियल बताते हैं ना, तो मटेरियल सेम है, तो बस अब लेंथ और एरिया की बात होगी। तो कह रहा है जब लेंथ L थी, एरिया A था, रेजिस्टिविटी तो सेम है तो उसकी बात नहीं कर रहे हम। लेंथ L थी, एरिया A था, तो रजिस्टर आपका था 10 ओम। अब कह रहा है लेंथ L/4 हो गई, लेंथ हमने ले लिया L/4 अपॉन एरिया हो गया 2.5 A। तो अब कितना रेजिस्टेंस होगा ये पूछ रहा है। तो जरा हम इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। L ये 4 में नीचे भेज दूंगा, तो 4 इंटू 2.A, तो 4 इंटू 2.5 कितना होता है, 10। 2.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 इंटू 4 10 होता है। तो हमारा ये बन गया L/10A। तो हमें पता है कि जब L/A था तो रेजिस्टेंस था 10। देखो कॉमन सेंस देखो, जब L/A था तो रेजिस्टेंस था 10। अब L/10A है, तो अब ध्यान से देखो, अब रेजिस्टेंस कितना होगा। ये 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग से, 1/10 और L/A। और हमें पता है जब L/A था तो रेजिस्टेंस था 10। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं 10 लिख सकता हूँ, तो ये 10 से 10 कट के रेजिस्टेंस 1 आ गया। तो कहने का मतलब जब लेंथ L/4 थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 था, तो रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 1 ओम। पहले 10 ओम था जब लेंथ L थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। अब जब देखो लेंथ भी कम हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। मतलब रेजिस्टेंस जब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर यहाँ तो लेंथ घट गई तो इसका मतलब रेजिस्टेंस घटेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, यानी कि रेजिस्टेंस घटेगा। तो आप देख भी सकते हो रेजिस्टेंस हमारा घट ही गया, 10 ओम से 1 ओम हो गया, क्योंकि लेंथ यहाँ पर घट गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। जबकि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, यहाँ पर दोनों उल्टा हो गया, लेंथ घट गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, यानी रेजिस्टेंस घटेगा। तो घट गया 10 ओम से 1 ओम आ गया। आप समझ गए ना कैसे कैलकुलेट किया मैंने। दोबारा देख लो एक बार, जब रेजिस्टेंस आपकी, ये मैं रेजिस्टिविटी की बात नहीं कर रहा क्योंकि सेम मटेरियल है, लिखा सेम मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी को हटा दो, सिर्फ L/A की बात कर लो। तो कह रहा है जब लेंथ L थी, एरिया A था, तो रेजिस्टेंस हमारा था 10 ओम। तो यानी ऐसे था 10 ओम इक्वल्स टू L/A, ये था। अब ये कह रहा है कि लेंथ L/4 हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछ रहा था। तो लेंथ मैंने लिख दी थी L/4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख दिया था 2.5A। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया था, ये 4 नीचे चला गया, 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 हो गया, तो 1/10 को मैंने ऐसे अलग से लिख दिया और L/A। तो यहाँ से तो मुझे पता ही था कि L/A की वैल्यू 10 ओम है, तो इस L/A की जगह मैंने यहाँ पर L/A की जगह, क्योंकि यहाँ 10 ओम था फर्स्ट वाले के केस से, तो उसको मैंने 10 ओम लिखा, तो यहाँ से 10 से 10 कटा तो 1 बच गया। यानी कि जो नया वाला जो मटेरियल है जिसकी लेंथ L/4 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 है, उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो यानी कि 10 ओम से 1 ओम आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और कॉमन सेंस मैंने आपको बता ही दिया कि भाई लेंथ घटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम ही होगा। तो पहले 10 था तो अब 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। टेक केयर।